बारिश में चाय पकौड़े बेचने वाली दो बहुएं। भगवान, ये कैसी परिस्थिति बनाई है आपने हमारे घर की। मेरे दोनों बेटों का काम छूट गया। उसमें से बड़े बेटे की तबीयत खराब है। अब उसकी पथरी का ऑपरेशन कैसे होगा? कहाँ से पैसे आएंगे? ऊपर से घर में इतनी गरीबी आ गई है कि 2 रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। क्या परेशान मत होइए माँ जी, कुछ न कुछ उपाय हम दोनों बहुएं मिलकर निकाल लेंगी। अजी आप चिंता मत कीजिए, मैं सोच रही हूँ हम दोनों ही कोई काम कर लें। जेठ जी के ऑपरेशन के लिए भी 10,000 रुपए चाहिए और फिर घर का खर्चा। हाँ बहू, ये तो है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मेरी इस बीमारी के कारण आप सबको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। मेरा छोटा भाई भी क्या ही कर लेगा, उसका काम भी छूट गया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ। आपका इलाज करवा लूंगा ताकि आप ठीक हो जाएं। नौकरी तो मिल ही जाएगी। बहू, शाम का समय हो गया है, खाना तो खाया नहीं है किसी ने। कम से कम चाय ही बना दे, गुड़ वाली बना दियो। दूध तो है नहीं ना, चीनी ना है। जी माँ जी। फिर शालिनी घर में कुछ न होने के बाद भी जैसे तैसे गुड़ की चाय बना लेती है, जिसे पूरा परिवार पीता है। दरअसल पूरा परिवार गरीबी के बेहद नाजुक पल से गुजर रहा था। कुछ अता पता नहीं था, इसीलिए कुछ महीनों से वो बड़ी मुश्किल से गुजारा करके 2 वक्त का खाना खा रहे थे, जो अब उन्हें 2-3 दिन में मुनासिब भी नहीं हो रहा था। फिर मॉनसून मौसम की आंधी शुरू हो जाती है, जिससे उनके घर के दरवाजे खिड़की हवा से बार बार बंद होकर कमजोर हो जाते हैं। फिर तेज बारिश के कारण घर में बारिश की बूंदें टपकने लगती हैं। हे भगवान, बस इसी की कमी रह गई थी। इतनी गरीबी में पहले से ही मर रहे हैं, अब घर के मरम्मत कराने के पैसे कहाँ से आएंगे? बहू, पानी टपक रहा है, जरा बर्तन लगा दो, वरना घर में पानी भर जाएगा। जी माँ जी, मैं अभी करती हूँ। और मैं दरवाजा ठीक करता हूँ। ऐसा कहकर दोनों अपना अपना काम करते हैं। 2-4 दिन गुजरते हैं, बारिश कम होने का नाम ही नहीं लेती। ऊपर से खर्चे बढ़ रहे थे। ऐसे समय में शालिनी सास निरुपमा से कहती है, माँ जी, अब घर की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि कोई काम कर लूँ, और ऐसी बारिश के समय में सिर्फ एक ही काम है जो बहुत ज्यादा चल सकता है। पता है दीदी, आप किसके बारे में बात कर रही हो? बारिश में पकौड़े बेचने की ना? बिल्कुल सही कहा। ऐसे समय में अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी का पकौड़े खाने का मन करता है। और अगर हम ये पकौड़े बनाकर बेचेंगे तो इतना तो तय है कि हमारे 2 वक्त की रोटी निकल जाएगी, और इनकी दवाई भी हम खरीद सकेंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है बहू। दीदी, क्यों ना हम आज से ही पकौड़े बेचना शुरू करें मिलकर? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने गुल्लक में से कुछ पैसे जमा किए हैं, उनसे बेसन खरीद के ले आती हूँ। आलू प्याज और मिर्च तो है ही घर में। हाँ दीदी, और मैं तेल खरीद के ले आती हूँ। मेरे पास भी कुछ पैसे पड़े हैं। साथ वाली पड़ोसन है, उनकी रेहड़ी खाली पड़ी है, वो भी ले आती हूँ। हाँ हाँ, ले आओ। ऐसा कहकर कुछ ही देर में दोनों बहुएं पकौड़े का सामान जुटाकर पकौड़े बना लेती हैं और रेहड़ी पर बेचने के लिए निकल जाती हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म पकौड़े लीजिए। आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, मिर्च के पकौड़े, लीजिए लीजिए। बारिश के मौसम में पकौड़ों का आनंद लीजिए। आइए आइए, 30 रुपए की 100 ग्राम, 30 रुपए की 100 ग्राम पकौड़े, और वो भी चटपटी हरी चटनी के साथ। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरा आप मुझे प्याज और आलू के पकौड़े पैक कर दीजिए। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। बारिश के मौसम में पकौड़े, ओहो, सुनिए जरा मुझे एक पाव दे दीजिए। लीजिए लीजिए, और प्लीज खाकर भी बताइए कि कैसा बना है। आपके पकौड़े तो इतने अच्छे लग रहे हैं कि मन कर रहा है और खाएं। 2 जगह पैक कर दीजिए। अब और थोड़ी सी हरी चटनी दे दीजिए। जरूर जरूर, ये लीजिए। इस तरह दोनों बहुएं गली गली जाकर पकौड़े बेचती हैं, जिससे आसपास के लोग उनके स्वादिष्ट पकौड़ों का आनंद लेते हैं। फिर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो जाती है। कार और बाइक से आते जाते लोग उनके पकौड़े देखकर खाने आते हैं। आइए आइए, इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मजेदार पकौड़े लीजिए। ये मौसम की बारिश, ये बारिश के पकौड़े, और पकौड़ों की चटनी है इतनी खट्टी कि खाते ही मजा आ जाएगा ज्यादा। अब ललचाओ भी मत और खाओ ज्यादा ज्यादा।
देखते ही देखते लोग अपने घर से निकलकर बारिश में दोनों बहू के बनाए गर्मा गर्म पकौड़े खाने आते हैं। पहले दिन उनकी काफी बिक्री होती है और अब दोनों बहू है रोज बारिश में गली गली जाकर पकौड़े बेचती हैं, जिससे उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ कुछ बेहतर हो जाती है। वहीं शालिनी अपने पति का इलाज भी करवाती है। थोड़े टाइम के लिए राधा अकेली पकौड़े बेचती है। आइए आइए, मिर्च के, प्याज के, आलू के, पालक के पकौड़े लीजिए। अरे बहन जी, जरा हर तरह के पकौड़े डाल दीजिए, आधा किलो के कर दीजिए। कितने के हैं? 100 रुपए के हैं भाई साहब, ये लीजिए। चटनी मैंने ज्यादा डाल दी है। हाँ शुक्रिया। अगर आप चाय बना देती तो स्वाद में और 4 चांद लग जाते। चाय भी देनी चाहिए आपको। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, चाय भी बनाएंगे हम। अरे अरे, मुझे भी पकौड़े दे दीजिए, बारिश शुरू हो गई है। और इस समय जो खाने का मजा है ना, वो अलग ही होता है। अब घर में कौन पकौड़े बनाए, इससे अच्छा है कि यहीं आकर खा लो। जी, आपकी दुकान पर भीड़ हो रही है, कहीं पकौड़े खत्म ना हो जाए। ओहो, इतने सारे लोगों को मैं अकेले कैसे दूं? दीदी थी तो संभाल लेती थी, अब किसका पैक करूं, किसे परोसूं? अरे जल्दी कीजिए, दीजिए ना। इतने में शालिनी अपने पति का इलाज करवाकर उसे घर छोड़ देती है और बारिश में भीगती हुई अपनी देवरानी के पास पहुंचती है और सबको पकौड़े देने में मदद करती है। आपका क्या पैक करना था? आलू के, प्याज के? अरे आलू और प्याज के, जल्दी से दे दीजिए। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, मैं तो अकेले संभाल ही नहीं पा रही थी। बहुत भीड़ हो रही है, अब ग्राहक चाय की डिमांड भी कर रहे हैं। चाय भी देनी चाहिए हमें। माँ जी को कॉल करके कह दिया है हमने कि चाय के सामान तैयार रखें। हाँ हाँ, इस बारिश के मौसम में फेमस जो हो गए हैं पकौड़े, तभी इनकी वजह से ही। कोई नहीं, चाय भी बना लेते हैं। माँ जी आ रही होंगी चाय का सामान लेकर। जल्दी जल्दी करो और पकौड़े बनाने पड़ेंगे हमें। तुम प्याज काट लो। हाँ दीदी। फिर दोनों बहुएं मिलकर फटाफट गरम गरम पकौड़ों के साथ चाय भी बनाकर पिलाती हैं। उनके ग्राहक उनसे बहुत खुश थे। 1.5 महीने के भीतर ही बारिश में चाय पकौड़े बेचने से वो बहुत मशहूर हो गई थी और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी सही हो गई थी। साथ ही निरुपमा ने घर की मरम्मत भी करवा ली थी। अमन भी धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। वहीं राहुल को भी दूसरी जगह काम मिल गया था। अब उनके घर में कोई परेशानी नहीं थी। दोनों बहू आराम से चाय पकौड़े की दुकान चला रही थी। देखा राधा तुमने, अगर कोई काम करने की ठान ले तो कठिन से कठिन रास्ते भी खुद आसान होने लगते हैं। इतने कम समय में इतनी तरक्की कर ली हमने। सही में दीदी, हमारे चाय पकौड़े का काम अब बहुत अच्छा चल रहा है। अब हमें इस ठेले की से एक बड़ी दुकान बना लेनी चाहिए। अब हम लोगों के पास नहीं जाएंगे, लोग हमारे पास खुद आएंगे। हाँ, तुमने ठीक कहा, बिल्कुल। इसके बाद दोनों बहू अपनी मेहनत से एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बनाती हैं, जो कि खास बारिश के मौसम में चाय पकौड़ों के लिए ही था। फिर ऋषि गर्लफ्रेंड टीना के साथ आता है। एक्सक्यूज मी, यहाँ के मेन्यू में क्या क्या है? चाय में अदरक, चाय इलायची, चाय मसाला, चाय मलाई मार के, चाय के कई वैरायटी हैं। वही पकौड़े भी अलग अलग तरह के हैं, मिर्च के, प्याज के, आलू के, मेथी के, पालक के, बैंगन के, और यहाँ चीले वगैरह भी उपलब्ध हैं। वाओ, यहाँ तो हम बैठकर बहुत अच्छे से पकौड़े खा सकते हैं। सुनिए, आप अदरक वाली चाय और पकौड़े ले आइए। यहाँ की विंडो से हम बारिश का नजारा भी देख सकते हैं। हाँ टीना, ये रेस्टोरेंट तो कमाल का है। सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। ये सुनकर राधा उनका ऑर्डर बनवा कर उन्हें दे देती है। ऐसे ही आसपास के और भी लोग उन्हें चाय पकौड़े खाने आते हैं और दोनों बहुओं ने कुछ ही महीनों में बारिश में चाय पकौड़ों की डिलीवरी बॉय से करवाना शुरू कर दिया था। दोनों बहू अब शहर की सबसे जाने माने बड़े रेस्टोरेंट वाली मालकिन में से एक थीं और उनके पति इससे बहुत ज्यादा खुश थे और उनके साथ थे। इस तरह वो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगी। का अपनी 5 महीने की पोती के साथ खेल रही थी। ले 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 मेरी परी बिटिया क्या कर रही है? दादी के साथ खेल रही है। देख देख देख, मालिश करवा कर। रश्मि बहू कितना खुश है ये। आप पर गई है माँ जी, सेवा करवाने में खुश तो होगी ही। क्या बोली बड़ी बहू तू? माँ जी, मैं तो ये कह रही थी ये बिल्कुल अपने पापा पर गई है। तारा बहू कहाँ है, जरा इधर आ। माँ जी, तारा अभी नहा रही है और कपड़े धोकर आएगी। आप मुझे बोल दीजिए क्या काम है। अरे बहू रहने दे, मैं भूल गई। तू जा, परी के साथ मैं हूँ, आराम कर ले तू भी। ठीक है माँ जी, मैं आधे घंटे के लिए सोने जा रही हूँ।
अच्छा है, थोड़ी देर दादी पोती एक साथ रह लेंगे और मैं सो लूंगी। सुबह से काम करके थक चुकी हूँ। ऐसा कहकर रश्मि अपने कमरे में जाकर सोती है। वहीं अनामिका अपनी पोती के साथ खेल रही थी, तभी वो उस पर सुसु कर लेती है। ओहो, तूने तो मुझे गीला कर दिया। परी की बच्ची, अभी तेरी बुआ को बुलाती हूँ। अरे ओ प्रोमिला, प्रोमिला कहाँ है? जरा रश्मि के कमरे से इसका डायपर लेकर आ। तभी अपने कमरे से सड़ा सा मुंह बनाकर प्रोमिला आती है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मैं चिल्ला नहीं रही, मैंने कहा था आते वक्त अपनी भाभी के कमरे में से इसका डायपर उठा कर लिया। माँ, ये मेरे काम नहीं है इसका डायपर लाना। मैं इसकी माँ नहीं हूँ ना ही नौकर हूँ। इसकी माँ नहीं है लेकिन बुआ तो है, इतना काम भी नहीं कर सकती। घर में एक भी काम नहीं करती है, तू बहुत काम चोर है। ये भी नहीं कि अपनी भाभी का हाथ बटा दे, और अपनी माँ की तो तू बिल्कुल सुनती ही नहीं है। खामखा का लेक्चर मत दो मुझे, ला रही हूँ। प्रोमिला मुंह बनाकर अनामिका को डायपर दे देती है। अच्छा सुन, जरा एक कप चाय बना कर लिया, मेरा सर दर्द हो रहा है। क्यों, मैं क्यों बनाऊं? कहाँ है आपकी दोनों महारानी बहुएं? वही कर लेंगी, ये उनका काम है। हे भगवान, कैसी निकम्मी बेटी मैंने पैदा की है। कल को तेरी शादी होगी, कैसे संभालेगी घर? ऐसा कर, मैं अपनी चाय खुद बना लूंगी, तू परी को संभाल। ये बोलकर अनामिका जबरदस्ती परी को अपनी बेटी की गोदी में सौंपकर चाय बनाने चली जाती है। ओफो, क्यों माँ ने इस आफत को मेरी गोद में दे दिया। ओए, अपनी बुआ को ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है? ये बोलते ही परी रोने लगती है। ओफो, अब तो रोने क्यों लग गई है? अरे चुप हो जा, चुप हो जा। तभी तारा आकर कहती है, ओहो, लगता है प्रोमिला दीदी आप इसे अच्छी नहीं लगी, इसलिए रोने लग गई। हाँ तो आप ले लो, मुझे बच्चे संभालने का कोई शौक नहीं है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, लेकिन तारा की नंद काम चोरी करना बिल्कुल नहीं छोड़ती। अरे रश्मि भाभी, जरा मेरे कमरे में आइए, देखिए मेरे रूम का पंखा कितना गंदा हो रहा है, आप इसे साफ क्यों नहीं करती हैं? अरे प्रोमिला दीदी, मैं आपके भैया का खाना बना रही हूँ, कम से कम अपने रूम के छोटे छोटे काम तो आप खुद कर लीजिए। मेरे हाथ कौन से बड़े हैं, कैसे चढ़ूंगी मैं इतना ऊपर? तारा भी नहीं करेगी, आप खुद कर लीजिए। अच्छा तो क्या मैं चढ़कर ये साफ करूंगी? मेरे हाथ भी लंबे नहीं है। अरे तेरे हाथ लंबे हो भी जाते तब भी तू कौन सा मदद कर देती? काम चोर, निकम्मी हालात। जा जाकर डेयरी पर से दूध ले आ। हाँ माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। माँ, भैया भाभी से कह दो। देख लिया, तुम्हारी ननद कभी तुम्हारा हाथ नहीं बटाएगी, ना मेरी बात सुनेगी, बस नखरे और बहाने करवा लो। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके ना काम करने पर अनामिका और दोनों भाभी उसे बहुत सुनाती हैं। फिर मार्केट से आते वक्त कहती हैं, पता नहीं माँ और भाभी अपने आप को क्या समझती हैं। अरे मेरा मन नहीं करता है, आलस आता है। आज मेरे हाथ बड़े होते तो झटपट सारा काम कर लेती, पर मुझे इतना सुनने को भी नहीं मिलता माँ से। पर ये सिर्फ कहानियों में हो सकता है। तभी एक बूढ़े बाबा उसकी बात सुनकर कहते हैं, बेटा, अगर मैं तुम्हारी ये बात सच कर दूं तो हकीकत में भी हो सकता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आप मेरे हाथ लंबे कर देंगे? हाँ, फिर कोई भी तुम काम कर सकती हो, पर उससे पहले मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खिला दो बेटी। ठीक है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर प्रोमिला पास के ढाबे से 2 प्लेट खाना लाकर उन बूढ़े बाबा को दे देती है, जिसे खाने के बाद वो कहते हैं, तुमने मेरी मदद कर दी, ये लो जादू। बूढ़े बाबा के जादू से वो लंबे हाथों वाली नंद बन जाती है। शुक्रिया बाबा, अब तो मुझे अपने घर से ताना सुनने को कभी नहीं मिलेगा। वैसे आपका घर कहाँ है? मैं आपको छोड़ देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो शिव मंदिर के बाहर का ठिकाना है, मैं वहीं रहता हूँ, चलता हूँ। ऐसा कहकर वो बूढ़े बाबा मंदिर की ओर चले जाते हैं और प्रोमिला भी घर चली जाती है। अपने लंबे हाथ दोनों भाभी और माँ को दिखाती है। अच्छा, तो जादू से तुझ जैसी आलसी ने अपने हाथ बड़े करवा लिए, लेकिन मुझे पता है तू काम अब भी नहीं करेगी। माँ, मुझे फिर से ताना मत दीजिए, मैं सारे काम कर लूंगी। बताइए भाभी, क्या काम करूं? मैं बहुत थक गई हूँ दीदी, अगर आप बर्तन मांज सकती हैं तो कर दीजिए, और मेरी तरफ से आप सारे पंखे और दीवार के जाले साफ कर दो। लंबे हाथ है ना, इसलिए अभी करती हूँ। ये सुनते ही प्रोमिला झटपट हर कमरे का कोना कोना और पंखों को साफ कर देती है और रसोई भी चमका देती है। देखा मेरा कमाल?
चलो अच्छा है, लंबे हाथों की वजह से अब तू काम तो करेगी और हमारे भी काम आ जाएगी। ऐसा कर, अपने हाथ से खाना बनाकर और खिला दे। ठीक है। फिर आलसी ननद अपने लंबे हाथों से अपनी भाभी और माँ को गर्मा गर्म खाना खिलाती है। अरे वाह, मजा आ गया। बरसों बाद गरम गरम खाना खाया, वरना खुद बनाकर लास्ट में ठंडा हम ही खाते हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी। प्रोमिला अपने लिए खाना परोसती है तो अपने लंबे हाथों को मोड़कर अपनी जुबान तक खाना लाकर नहीं खा पाती है। प्रोमिला फिर से कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं खाना क्यों नहीं खा पा रही हूँ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। माँ, भाभी, कुछ कीजिए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। लगता है दीदी आप अपने लंबे हाथों की वजह से खुद ही खाना नहीं खा पा रही हो। कोई बात नहीं, आप हमारा इतना काम कर देती हो, हम आपको खाना खिला दिया करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी रश्मि अपने बच्चे को संभालती है और तारा खाना खिलाती है। दिन गुजरते हैं। प्रोमिला अपने लंबे लंबे हाथों से घर का सारा काम कर देती है। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो वो उनके घर भी काम करती है, जिससे उसकी बहुत तारीफ होती है। लेकिन जब भी उसे भूख लगती तो वो सामने रखा हुआ खाना भी खुद से नहीं खा पाती थी। एक शाम सभी के साथ वो शादी में गई थी। शादी में इतना अच्छा खाना था कि प्रोमिला खुद से खा नहीं सकती थी। भाभी, मुझे खाना खिला दीजिए, रसमलाई खाने का बहुत मन है मेरा। अरे दीदी, आपके इतने लंबे लंबे हाथ हैं, खुद खा लो, कोई फायदा नहीं है आपके लंबे हाथों का। अब मैं खुद नहीं खाऊं क्या? इन परिस्थिति से प्रोमिला बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इतना ही नहीं, रश्मि अपनी बेटी को प्रोमिला के हाथों में सौंपती है, पर वो अपनी भतीजी को भी सीने से नहीं लगा पा रही थी, जिस बात से वो रोने लगती है। अरे भाभी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लगता है मैं अपने लंबे हाथों की वजह से इसे ठीक से ले भी नहीं पा रही हूँ, वरना अब तक मैं सुला देती इसे थपकी लगाकर। दीदी, अब तो मुझसे आपका इस हालत में देखा नहीं जाता है, ना ठीक से खा पाती हो, परी को भी नहीं खिला पाती हो। मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ भाभी। हाँ, परी को लीजिए, मैं अभी आती हूँ। मैं उन बाबा के पास जाती हूँ, वो उसी मंदिर के पास होंगे। ऐसा कहकर प्रोमिला शिव मंदिर पहुंचकर उन बाबा को ढूंढती है और मिलने पर कहती है, बाबा, बाबा, ये क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अपने लंबे हाथों से ठीक से खा भी नहीं पाती हूँ, ना अपनी भतीजी को गोद में ले पाती हूँ। लगता है अब तुम्हें सबक मिल गया। देखो बेटी, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तारीफ तुम्हें मिल गई, लेकिन तुम्हें सफर भी करना पड़ रहा है। इसलिए जो प्रकृति का नियम है, हमेशा उसी तरह से रहना चाहिए। हाँ बाबा, अब मैं समझ गई हूँ, कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। ये बात सुनते ही बाबा उसके हाथ पहले जैसे कर देते हैं। ये देखकर प्रोमिला बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपनी भतीजी के साथ बहुत खेलती है और अपनी दोनों भाभियों का हाथ भी बराबर बांटती है।